इस वीडियो में हम कक्षा 6 विज्ञान का पहला पाठ भोजन ये कहाँ से आता है पढ़ेंगे। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? क्या ये सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों में रहने वाले हो तो उनसे भी ये जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.1 हम क्या खाते हैं। इस सारणी में कुछ नहीं करना है, विद्यार्थी या दोस्त का नाम लिखना है इधर इस कॉलम में और पूरे दिन में खाए गए पदार्थ का नाम लिखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ चित्र है, जैसे इधर मछली है, दाल है, सांभर है। आगे चलते हैं। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी हैं? पक्के चावल के बारे में सोचो। पक्के चावल के बारे में सोचो। सोच लिया। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हम दो पदार्थ या संगठकों की आवश्यकता होती है। संगठक क्या होता है? संगठक का इंग्लिश में वर्ड होता है इंग्रेडिएंट्स। मतलब किसी पदार्थ में, किसी चीज़ में जो पदार्थ हैं उन्हें ही संगठक कहते हैं। दो पदार्थों से मिलकर जैसे बना है, ये संगठकों से मिलकर बना है। जैसे चावल की बात करी थी हमने, तो चावल कच्चे चावल और पानी से मिलकर बना है। ऐसे ही हम चाय की बात करें तो चाय 4 इंग्रेडिएंट्स मतलब 4 संगठकों से मिलकर बनी है। कौन से वो 4 संगठक? पानी, दूध, चाय पत्ती और शक्कर। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। सारणी 1.2 खाद्य व्यंजन और उनकी कच्ची सामग्रियाँ। खाद्य पदार्थ और कच्ची सामग्री। रोटी चपाती, इसकी कच्ची सामग्री है आटा और जल। दाल, इसकी कच्ची सामग्री है कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले। आगे चलते हैं। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संगठक समान रूप में प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संगठक कहाँ से आते हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं स्रोत, कि ये खाद्य सामग्री है, इनके स्रोत कहाँ हैं। मतलब स्रोत मतलब इनका जन्म कहाँ से हुआ। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। ये कहाँ से आते हैं? पौधों से आते हैं। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में अनेक पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होता है, इनसे हमें अनाज प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा और मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं अनेक संगठकों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आगे चलते हैं। सारणी 1.3 खाद्य व्यंजन संगठक जिससे वे बने और उनके स्रोत। ठीक है, इसमें हमें 3 कॉलम दिए, खाद्य, मद और कच्ची सामग्री, स्रोत। इडली जो पूरी है खाद्य मद कहलाती है। और फिर इसमें जो कच्ची सामग्री का प्रयोग हो रहा है वो है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और इसके स्रोत क्या है, कहाँ से निकले हैं? चावल, उड़द की दाल, नमक, जल तो पौधों या पादप से निकले हैं। चिकन करी। चिकन करी किससे बनी है? चिकन, मसाला, तेल, घी, जल। और ये इसका स्रोत क्या है? पौधे और जंतु। खीर। खीर में कच्ची सामग्री कौन सी है? दूध, चावल, चीनी। और इसका उत्पादन यानी स्रोत क्या है? तो वो है जंतु और पौधा। आगे चलते हैं।
क्रियाकलाप 3 से हमें क्या निष्कर्ष निकलते हैं? क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? 1.3 भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे फलों को भोजन के रूप में खाते हैं और कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशीफल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधों के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधों के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? ये देखिए आप, इसे कहते हैं पुष्प, और जो टहनी होती है उसे कहते हैं तना। तना हम किसका लेते हैं? गन्ने का भी हम गन्ने का जूस हम तने से ही बनाते हैं। कली, जो खिला ना हो फूल, उसे कली कहते हैं। पत्ती और जड़ें। आगे चलते हैं। पहली जानना चाहती है कि हमारे भोजन का पौधे और जंतु के अलावा कोई और स्रोत है क्या? क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों में प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 भोजन के रूप में पौधों के भाग। खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा, संगठक स्रोत और पौधे का भाग जो हमें संगठक देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं खाद्य पदार्थ के मुख्य स्रोत की तरह पौधा। बैंगन का भरता, संगठक या स्रोत तो है इसमें बैंगन, मिर्च मसाले के रूप में कोई अन्य। तो इसका जो भाग है तो वो है फल और तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से, तो ये है बीज से प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। आपने अपने आसपास के अनाज पौधों पर यह देखने के लिए परीक्षण ना करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं, तो ऐसा प्रयास ना करें। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब उनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसे दोबारा पढ़ते हैं। मूंग अथवा चने के लिए कुछ सूखे बीज लीजिए। ठीक है, मूंग और चने के सूखे बीज लेने हैं। अब उनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें, मतलब एक कटोरी लेकर उसमें बीज डालकर अलग अलग, मतलब चने के बीज अलग और मूंग के बीज अलग करके डाल दें और उसमें पानी डाल दें। ठीक है, और फिर 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या ये एक छोटी सी सफ़ेद संरचना है इस टाइप की? बीज से बाहर निकल आती है। बीज से बाहर निकल आती है। क्या निकल आती है? पादप निकल आता है। यदि हाँ तो बीज अंकुरित हो गए हैं। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोएं और पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ कुछ छोटा सा अंकुरन दिखाई देता है? अंकुरनों को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जाते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाकर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। ठीक है, अंकुरित का मतलब क्या है? जिस
जिस बीज से छोटा सा पादप निकलता है, पादप उत्पन्न होता है, उसे ही अंकुरित होना कहते हैं। यानी बीज से एक छोटे पादप का निकलना ही अंकुरन कहलाता है। यह आप इधर भी चित्र देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? यहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और इनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है, अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या अपने घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी। फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6 सारणी 1.5 अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे हैं। सारणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सारणी 1.5 जंतु और उनका भोजन। जीव का नाम और खाया जाने वाला भोजन। भैंस और भैंस का खाया जाने वाला भोजन क्या है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली और उसका खाया जाने वाला भोजन क्या है? छोटे जंतु, पक्षी, दूध। आगे चलते हैं। क्रियाकलाप 7 फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और उसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हो, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो केवल पादप खाते हो, यानी पेड़, पौधे और पादप ये खाते हो, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु कौन है? जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? उन्हें तीसरे वर्ग में रखिए जिन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे मनुष्य सर्वाहारी जंतु होता है जो पेड़ पौधे ये भी खाता है और मांस भी खाता है। अब आप उन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में रखिए। सारणी 1.6 शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में गाय, मांसाहारी में शेर होते हैं और सर्वाहारी में कौवा हो सकता है। पहली जानना चाहती है कि सारणी 1.6 को भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आप सबको पता है मनुष्य को किस वर्ग में रखेंगे, पर मैं इसमें किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा क्योंकि इन सब का उत्तर आपको सोच के खुद ही लिखना है। और हम जब प्रश्न उत्तर की सीरीज़ करेंगे, जब मैं आपको सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश से अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। आगे चलते हैं। अब प्रमुख शब्द दिए हुए हैं और जो इस पार्ट में आए थे। तो पहला प्रमुख शब्द था संगठक। संगठक का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब किसी चीज़ में आने वाले, उपयोग होने वाले चीज़ें या सामग्री। ठीक है, जैसे मैंने आपको चाय का उदाहरण दिया था। और अगला है खाद। खाद क्या होती है? वनस्पति में पेड़ पौधों को विकसित करने में जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है वो खाद कहलाती है। यानी पेड़ पौधों को जो विकसित करती है उसे ही खाद कहते हैं। मकरंद, मीठा रस। अंकुरित बीज किसे कहते हैं? वे बीज जिससे छोटा सा पादप निकल जाता है उसे अंकुरित बीज कहते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधे पादप ये खाता हो उसे शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस खाता हो केवल उसे मांसाहारी कहते हैं। सर्वाहारी जो दोनों खाता हो, यानी पेड़ पौधे पादप और मांस भी खाता हो, उसे सर्वाहारी कहते हैं। सारांश हमने जो इस पार्ट में पढ़ा वो हम देख लेते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि भारत में अलग अलग भाग में अलग अलग टाइप के खाने खाए जाते हैं। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे एवं जंतु है।
जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप अथवा दूसरी प्राणी या दूसरे को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।